उर्दू एनीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो आपको तो पता है हम आए किस वास्ते, आपको तो पता है, इस बात को छुपाना तो मुनासिब नहीं है। हम आए आपकी मदद के लिए, आए आपकी वोट के लिए, आए आपकी तादाद मतलब अच्छी तादाद से जिताइए रिक्वेस्ट करने आपके पास आए। बस दो चार चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2014 में जब रियासत तेलंगाना बनी तो काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट थे कि क्या होगा, यहाँ की हालात कैसे रहेंगे, कम्युनल हार्मनी कैसे रहेंगी, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की बिजनेस ग्रो करेंगे, यहाँ का रोजगार का मौका बढ़ेगा या घटेगा, हैदराबाद की अर्बन डेवलपमेंट किस तरह किया जाएगा, इनका क्या स्टैंड है, हर चीज़ को लेकर सवाल थे। पर आज मैं खुशी के साथ, फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि 2014 में जितने भी डाउट थे, जितने भी नेसेयर्स थे, आज हर कोई मुतमईन है। हर किसी को यही लगता है कि हैदराबाद और तेलंगाना आज पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल से स्टेट बन गया। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसीलिए भी नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारी हुकूमत थी करीब करीब 10 साल। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 की जो हालत और आज की जो हालत है। 2014 में जब हमारी सफर शुरू हुई थी, आपको याद होना चाहिए, हर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आप अगर पार्किंग के पास जाएंगे डीजल की बदबू आती थी। कुछ डीजल को कुछ लोग खुशबू भी बोलते हैं, मैं तो बदबू बोलता हूं, कुछ लोगों को पसंद भी रहता हो। तो डीजल की बदबू इसलिए आती थी क्योंकि जनरेटर हर गांव में, हर घर में, हर अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में रहते थे। आपको याद होना चाहिए 2014 से पहले। पर सिर्फ एक साल के अंदर जनरेटर गायब हो गया, इन्वर्टर गायब हो गया। केसीआर साहब की लीडरशिप में जो 65 साल में नहीं हो सका, एक साल में केसीआर साहब ने मैजिक कर दिखाया और पावर क्राइसिस को सॉल्व कर दिया। 24 घंटा बिजली आज ना सिर्फ हमारे हैदराबाद में बसे हमारे भाई बहन को मिलता है, बल्कि हमारे किसान भाई जो हैं गांव में, उनको भी 24 घंटा मुफ्त में बिजली दिया जाता है। और एक ही एक ऐसी रियासत है जहां किसान को 24 घंटा बिजली दिया जाता है, वो है तेलंगाना। में आपसे आज कहना चाहता हूं। दूसरी बात, काफी लोगों के मन में ये भी शंका था, ये भी डाउट था कि क्या होगा हैदराबाद का। यहाँ के हमारे जो एक गंगा जमुनी तहजीब है, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ, अमन के साथ, खुशहाली के साथ, भाइयों की तरह जो रहने का एक बहुत अच्छी जो तहजीब है, इसका क्या होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज कहे गए थे तेलंगाना बनने से पहले। जो कमिटियां बनी दिल्ली में, श्री कृष्णा कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, उसको कुछ लोग जाकर रिपोर्ट देते थे, भाई तेलंगाना बने तो फिर यहाँ पे दंगा फसाद होता, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होता, हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े होते और नक्सलाइट के नाम पे झगड़े होते, ये होता वो होता, बहुत कुछ बोले। अल्टीमेटली हुआ क्या? 10 साल अगर आप देखेंगे, मैं अगर हैदराबादी अल्फाज में बोलूं तो एक ही चीज में अगर केसीआर साहब की हुकूमत को अगर समझना है, मैं बस एक ही चीज कहूंगा, हैदराबाद में अगर बोलूं, बस 10 साल सुकून की, एक चैन की, अमन की, भाईचारे की, खुशहाली की आपको हुकूमत आपको देखने की मिली। भाइयों की तरह एक दूसरे की रीत और रिवाज की इज्जत की गई। अगर एक हिंदू बच्ची को दशहरा के दौरान, बतुकम्मा के दौरान एक साड़ी गिफ्ट किया गया, तो एक मुसलमान बच्ची अगर है तो उनको रमजान के वक्त तोहफा दिया गया, गरीब है। और वैसे ही अगर कोई क्रिश्चियन है तो क्रिसमस के दौरान एक गिफ्ट दिया गया। तो गरीबों की खिदमत की गई। मजहब के नाम पे कभी सियासत नहीं करे केसीआर। केसीआर साहब खुद हिंदू है, अपने धर्म नहीं छुपाते हो, खुल के उन्होंने 2-2 हजार पंडितों को बुला के यज्ञ करते, वो कुछ नहीं छुपाते। और एक जबरदस्त और शानदार, शायद हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एक मंदिर भी बनाए केसीआर साहब यादगिरी गुट्टा में, कभी छुपाए नहीं। पर वही केसीआर जो अपने धर्म को निभाते हैं, दूसरों को भी अपने मजहब को लेके जो उनकी धर्म है, उनकी बिलीफ है, उसकी भी इज्जत रखते हैं, उनकी भी कदर करते हैं, उनकी रीत और रिवाज की भी इज्जत देते हैं। केसीआर वही होता है सेक्युलर लीडर जो हर किसी को साथ ले चलता है, हर किसी का इज्जत देता है और हर किसी को अपने अपने बिलीफ सिस्टम में प्रैक्टिस करने का फ्रीडम भी एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते उसको इंश्योर करता है। वही होता है सही लीडर। आपको एक मिसाल देता हूं मैं। पुराना सेक्रेटेरिएट एक था हमारा, उसको गिरा के नया सेक्रेटेरिएट बनाने की बात आई। हमारे आरएनबी मिनिस्टर साहब थे, प्रशांत रेड्डी साहब, उनके लीडरशिप में बनी हो। तो जब बात आई एक नई सेक्रेटेरिएट बनाने की, केसीआर साहब को कोई पूछा नहीं। पुराने सेक्रेटेरिएट में एक मंदिर था, एक मस्जिद था, साहब को कोई पूछे नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं करे, कोई आके बोले नहीं, कोई शिकायत नहीं करे, कुछ कोई भी नहीं पूछे। अपने आप उन्होंने फैसला लिया
कि मंदिर है, मस्जिद है, कहीं क्यों नहीं एक चर्च भी क्यों नहीं होना चाहिए, बल्कि आज नए सेक्रेटेरिएट में तीनों भी चीज है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च भी है। ये होता है एक सही सेक्युलर लीडर, ये होता है किसी का सेक्युलरिज्म का मिसाल। मैं इसलिए बात आपसे कहना चाह रहा हूं, आज 2 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत आके। आप सिर्फ यही सोचिए कि अगर कांग्रेस को वोट देने का कोई वजह है तो है क्या, आप जरा मुझे बता दें, क्योंकि मुझे तो 2 साल बाद भी नहीं आंसर मिल रहा कि क्या किया इन्होंने, किस वजह से इनको वोट देना चाहिए। हाँ, एक बात बार बार बोलते हैं कि उनको जहां कहीं भी तकलीफ होती है किसी लीडर को लेके, किसी एक पार्टी को लेके, जहां अगर कोई लीडर उभर के आता है और माइनॉरिटीज की दिल जीतता है खास, या आवाम की दिल जीतता है, तो उन पे कोई धब्बा लगा देते हैं। उनको बोलते हैं बीजेपी का बी टीम है भाई, इसीलिए उनको वोट मत को दो, हमारे को दो। उनको लगता है कांग्रेस पार्टी को कि वो ठेकेदार है, वो गुत्तेदार है, माइनॉरिटी वोट पे उनका गुत्ता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं एक ताकतवर लीडर उभर के आता है, ये बदनाम लगाना शुरू कर देते हैं। बंगाल में बोलते हैं ममता दीदी को कि आप बीजेपी के बी टीम है, दिल्ली जाके उनको बोलते हैं वहां पे केजरीवाल को कि भाई आप बीजेपी के बी टीम है, और यहां आके बोलते हैं चेन्नई में स्टालिन साहब को बोलते हैं आप बीजेपी के बी टीम है, और तेलंगाना आए तो यहां बोलते हैं केसीआर बीजेपी के बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, गुजारिश है आपसे, सोच के समझ के आप वोट दीजिए। कौन है बीजेपी के साथ मिला जुला आदमी, एक बार आप तेलंगाना में एक बार आप सोचिएगा। आप 1 मिनट के लिए गौर करिए, राहुल बाबा है ऊपर, राहुल गांधी साहब हमारे बेचारे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, हर दिन पुकारते रहते हैं मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, नफरत का बाजार, मोहब्बत की दुकान, ये बोलते रहते हैं हर दिन। जब बीजेपी के राज्यों में, बीजेपी के रियासत के राज्य हैं जो जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर वहां बुलडोजर चलता है, राहुल बाबा बड़े परेशान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि ये तो नफरत का बाजार है, मोहब्बत का दुकान चाहिए, बुलडोजर राज नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, क्या है आपको हैदराबाद में जितने बुलडोजर चले नहीं दिख रहे आपको? हैदराबाद में जितने गरीबों के घरा गिरा डाल रहे वो नहीं दिख रहा आपको? यहां बुलडोजर चली तो अच्छी बात है, वहां बुलडोजर नहीं चली तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, राहुल बाबा बोलते हैं कि गुजरात मॉडल बेकार है। यहां रेवंत रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं? रेवंत बाबा, गुजरात मॉडल शानदार है, गुजरात हमारे लिए मिसाल है, साबरमती उन्होंने बनाया, मैं मुसा बनाता हूं, यहाँ के गरीबों को निकाल फेंकता हूं और जो भी करना है करता हूं, मनमानी करता हूं। राहुल बाबा ऊपर बोलते हैं कि चौकीदार चोर है। रेवंत रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं? चौकीदार चोर नहीं है, बड़े भाई है। चौकीदार चोर नहीं है, बड़े भाई है। राहुल गांधी बोलते हैं अदानी फ्रॉड है। रेवंत रेड्डी क्या बोलते हैं? अदानी फ्रेंड है। रेड कारपेट वेलकम है अदानी साहब के लिए। राहुल गांधी साहब सीबीआई को खराब चीज बोलते हैं। राहुल गांधी साहब ये कहते हैं कि सीबीआई जो है बीजेपी के पॉकेट इंस्टीट्यूशन है, पर रेवंत रेड्डी साहब उसी सीबीआई को आज केस दे रहे हैं तेलंगाना में, केसीआर साहब को अंदर डालो बोल के। तो इसीलिए मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं और एक और चीज भी पूछना चाहता हूं। हाल ही में जब राज्यसभा में हमारे फ्लोर लीडर सुरेश रेड्डी साहब भी यहीं पे हैं राज्यसभा के, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था बीजेपी की हुकूमत की तरफ से, तो जब अमेंडमेंट बिल आई थी तो हमारी पार्टी ने उसकी मुखालिफत की, उसके खिलाफ 4 वोट हमारे थे राज्यसभा में, चारों के 4 वोट दिए हम, और साथ ही साथ कस के बोले कि नहीं करना, ये नहीं करो, अच्छी बात नहीं है, कंसल्टेशन करो, कंसेंसस लाओ, और कुछ हो सका तो हर किसी के दिल में जो एक सवाल है उसकी जवाब देने की आप कोशिश करो। यही सुरेश रेड्डी साहब बोल रहे थे, पर हो गया क्योंकि उनके पास ताकत है, बीजेपी के पास हो गया, बिल पास हो गया। आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे काफी सारे दानिशमंद लोग हैं, आप काफी सारे सोच के समझ के सियासत समझने की कोशिश करने वाले हमारे भाई बहन से पूछना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में 28 रियासतें हैं, इन 28 रियासतों में सिर्फ 3 जगह कांग्रेस की हुकूमत है। आपको पता है ये बिल पास होने के बाद, वक्फ अमेंडमेंट बिल, कौन सी पहली रियासत है हिंदुस्तान में जिन्होंने यहां पे जीवो ला लिया उस कानून को लागू करने के लिए? पहली हुकूमत हिंदुस्तान में, कोई बीजेपी हुकूमत नहीं थी, कोई बीजेपी रियासत नहीं थी, पहली रियासत जो वक्फ कानून को बदलने के बाद लागू करने की कोशिश करने वाली हुकूमत थी तेलंगाना की हुकूमत। उन्होंने जीवो लाया यहां पे। क्या जल्दी थी भाई आपको? इतने में कोर्ट स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट, और अलग बात है, क्या जल्दी थी आपको कि आपकी पार्टी वहां इतराज करती है, आपकी पार्टी मुखालिफत करती है दिल्ली में पार्लियामेंट में, पर यहां के जो लीडर है, यहां के जो चीफ मिनिस्टर है, जल्दबाजी में जीवो निकाल दिए, जल्द ही जल्द इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे।
मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं आपसे, ये आदमी कांग्रेस का है या बीजेपी का है? एक और चीज आप सोचिए, एक साल पहले 27 सितंबर को एक छापा मारती है ईडी तेलंगाना रेवेन्यू मिनिस्टर के घर पे। एक साल पहले 27 सितंबर 2024 रेड होता है। जिस दिन रेड होता है तेलंगाना में रेवेन्यू मिनिस्टर के घर पे, 2 दिन रेड चला। टीवी वाले ब्रेकिंग न्यूज डाल रहे थे कि अंदर नोट गिनने के मशीन जा रहे हैं, भाई इतने सारे पैसे हैं बोल के। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, ना ईडी मुंह खोल रही, ना मिनिस्टर मुंह खोल रहा। क्या हुआ? ईडी एक कांग्रेस मिनिस्टर पे रेड मारती, कुछ नहीं निकलता बाहर। क्या बरामद हुआ, केस बनाना है नहीं बनाना है, क्या मिले, कौन चोर है, कितना पकड़ा गया, कुछ नहीं। 1 साल हो गया। मैं कम से कम अभी तक 10 बार पूछा, प्रेस में पूछा, सोशल मीडिया में पूछा कि भाई कम से कम, उन्होंने नहीं बता रहे, आप तो बता दो क्या मिला क्या नहीं मिला। अब वही ईडी मेरे को बुला के 8-8 घंटे बिठाती। कुछ खस के बोलो अगर मोदी साहब के खिलाफ, 8-8 घंटे 10-10 घंटे तुम्हारे को अंदर डालते, ये करते वो करते, डराते धमकाते, बहुत कुछ करते। आपसे गुजारिश है, यहां की जो हुकूमत है, ये कांग्रेस की हुकूमत नहीं है। यहां की जो हुकूमत है, मिली जुली सरकार है, बीजेपी और कांग्रेस की जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट चल रही है यहां पे। आप देखिएगा, एक बीजेपी एमपी है यहां पे, सीएम रमेश साहब, उनको 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कांग्रेस की हुकूमत में। ये मुमकिन है क्या? अगर आपकी मदद नहीं, तो बीजेपी के एमपी साहब जो 10 साल से यहां एक भी काम नहीं कर रहे थे, उनको आज रेवंत रेड्डी साहब 1350 करोड़ का काम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब के साले साहब को मोदी साहब ने 1100 करोड़ का काम दिया अमृत स्कीम में। तो बड़े मियां तो क्या बोलते हैं उसको, बड़े मियां सुभान अल्लाह, तो छोटे मियां माशाअल्लाह। वो हालत है आज तेलंगाना में। आप देखिएगा जरूर, ऊपर बड़ा मोदी है, यहां पे छोटा मोदी है, फर्क कुछ नहीं है, दोनों की फितरत एक ही है। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए हुकूमत बनके। आज तारीख में पहली हुकूमत ऐसी है तेलंगाना में कांग्रेस की, जहां आपका मुसलमान कोई एक नुमाइंदा नहीं है यहां पे, ना कोई एमएलए है, ना कोई एमएलसी है, वजीर तो है ही नहीं। 2 साल। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान, जहां एक भी आपको आदमी नहीं मिला काबिल? अगर सीएम साहब से पूछते हैं तो सीएम साहब कहते हैं कि भाई आप एमएलए नहीं जिता है, एमएलए नहीं जिता है भाई। पर अगर 6 एमएलसी बनाए आप एमएलए के जरिए 2 साल में, 2 साल में 6 एमएलसी बनाए आप, एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको, एक पसंदीदा आदमी नहीं मिला आपको माइनॉरिटीज में। आपके लिए सीट कुर्बान करने वाले शबीर अली साहब को दे देते, उनको वजीर बना देते, या हमारे कैप्टन साहब जिसको आप बकरा बना दिए अजहरुद्दीन साहब, उनको ला लेके वजीर बनाते, एमएलसी बनाते। कोई तो मिलता आपको, एक काबिल आदमी आपके पार्टी में नहीं मिला। इसीलिए पूछ रहा हूं, ये बात नुमाइंदगी की नहीं, ये बात इज्जत की नहीं, बात वोटों की नहीं, बात कोई और चीज की नहीं, बात उसूल की है, बात तहजीब की है, बात हर किसी को साथ ले चलने की है, बात भागीदारी की है। इसलिए मैं कहता हूं, आप सोचिए, गौर करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 साल में हमने हर चीज कर दिया, 10 साल में हमने हर चीज कर दिया, मैं ये नहीं कहता। हां, कोशिश हमने की, हमने गरीबों को मदद करने की कोशिश की, आवाम को मदद करने की कोशिश की। जात के नाम पे, मजहब के नाम पे सियासत हम नहीं करें, हर किसी को साथ लेके चलने की कोशिश करें। हां, आईटी एक्सपोर्ट, जैसे अभी भाई कह रहे थे, आईटी एक्सपोर्ट्स जिस दिन हमारी हुकूमत बनी 2014 में, आईटी एक्सपोर्ट्स वर ओनली 57,000 करोड़। In 2023 they rose almost to 2,41,000 करोड़, almost 4 times। वैसे ही जिस दिन हमारी हुकूमत आई थी तेलंगाना में 2014 में, the total number of employees working in IT sector in Hyderabad was only 3,23,000, but the day we left office in 2023, the number rose from 3,23,000 to 9,16,000. That's the kind of work we've done. That's the kind of efforts we've put in. We've put in efforts not only in IT, we've also ensured the green cover of our state grows. 7.7% increase in green cover, highest for any state in the country. हरित हारम के नाम पे आगे आने वाले नस्लों के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए कोशिश हमने की। कहा गया था हमसे कि माइनॉरिटी बच्चे, खास गरीब बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। केसीआर साहब ने जिद लिया, कोशिश उन्होंने ये की कि आला से आला तालीम आपको दिया जाए। 204 माइनॉरिटीज के लिए 204 स्कूलों का तश्कील किया गया टिमरिस के जरिए।
आज खुशी, फख्र और नाज महसूस होती है। फख्र महसूस होती है इस बात की कि उनमें से आज कुछ बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। कुछ बच्चों को मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे ओवरसीज स्कॉलरशिप देके 20 लाख का बाहर भी भेजा गया, 3000 बच्चों को विलायत भिजाया गया। क्यों किया केसीआर ने ये सब? क्योंकि दुनिया से लड़ने की काबिलियत, दुनिया से लड़ने की ताकत और हिम्मत आपके आने वाली नस्लों में लाने के लिए कोशिश हमने की। ना सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए बल्कि हर किसी के लिए, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, हर किसी को साथ लेकर चलने के लिए 1000 रेसिडेंशियल स्कूल उन्होंने शुरू की। यहाँ के हैदराबाद के हमारे जितने गरीब भाई है, बहन है, उनके लिए 1 लाख डबल बेडरूम घर बनाए गए। आप अगर कोल्लूर की तरफ जाएंगे, एक ही जगह आपको दिखेंगे 17,000 घर। वो शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिग्निटी हाउसिंग टाउनशिप है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, हर सेक्टर में, हर शोबे हयात में, हर चीज में, हर ऑलराउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश केसीआर ने की। हर कोशिश करने के बावजूद आप पूछ सकते हो क्यों हारे भाई आप लोग? भाई हैदराबाद में तो नहीं हारे। हैदराबाद में जीएचएमसी के अंदर हर कोई, आप हमारे भाई बहन, आप कांग्रेस पे यकीन नहीं करें, आप बीजेपी पे यकीन नहीं करें, हर सीट हैदराबाद में जितने सीटें हैं जीएचएमसी के अंदर ओआरआर के दायरे में, हर सीट आप जिताए हमारे को। पर हुआ यह है, आज जो आपके सामने सवाल है, सीधी बात, कांग्रेस तो नहीं आ रही तेलंगाना में वापस। आपको भी मालूम, मेरे को भी मालूम, रेवंत रेड्डी को भी मालूम, कांग्रेस के जितने मिनिस्टर हैं उनको भी मालूम। उनकी तो पत्ता कट गई, उनको भी पता चल गया। अब सवाल यह है कि वापस किसको लाना है? कांग्रेस तो गया, क्योंकि आज शायद उनके घर वाले भी वोट नहीं देंगे उनको, वो हालत है आज। क्योंकि हर किसी को नुकसान पहुंचाए, हर किसी को धोखा दिए। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के माइनॉरिटी को धोखा, बीसी डिक्लेरेशन बोल के बीसी धोखा, एसटी डिक्लेरेशन बोल के एससीज को, एसटी एसटीज को, हर किसी को, महिला डिक्लेरेशन बोल के लेडीज को, हर किसी को धोखा दिए। क्या क्या बोले? हथेली में जन्नत दिखा दी। क्या बोले? केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे शादी मुबारक में, हम 1 लाख के ऊपर से 1 तोला सोना देंगे। अब सोना तो छोड़ो, नींद हराम कर दी हर किसी का, हमारा नहीं, हम तो चैन से सो रहे हैं। गरीबों का नींद हराम कर दिया। आज किसी को सोने नहीं दे रहे। कब बुलडोजर आता, कब मेरा घर मार देता, हाइड्रा के नाम पे जो एक बवाल मचा दिए। क्या हुआ उससे? पूरा रियल एस्टेट तमाम।